आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है ईओडब्ल्यू के बाहर यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के बाहर। और यहाँ पर गहमागहमी काफी बढ़ी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप देख पा रहे होंगे। बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर मामले में कल जैकलिन फर्नांडिस की पूछताछ के बाद 8 घंटे लगी लगातार पूछताछ के बाद आज बारी है बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही का। जी हाँ, 11 बजे के करीब उनकी पेशी होगी। उन्हें आज तलब किया गया यहाँ पर ईओडब्ल्यू में और जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबी पूछताछ हो सकती है। किस तरह के सवालात किए जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके की गहमागहमी है। इस बीच बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज बारी है नोरा फतेही की। जी हाँ, अगला नंबर नोरा फतेही का है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज एक बार फिर नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोरा फतेही से पूछताछ हुई थी और आज भी कई तरह के सवाल जवाब उनके सामने रखे जाएंगे, सवाल किए जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इससे पहले 2 सितंबर को उनसे इसी मामले में सवाल पूछे गए थे। नोरा फतेही सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास यहाँ पर पहुंचेंगी यानी कि ईओडब्ल्यू के पास। और कुछ ही वक्त रह गया है, 10:14 हो गए हैं, लगभग 45 मिनट बाकी है जब नोरा फतेही पहुंचेगी यहाँ पर। कल इसी समय के आसपास जैकलिन फर्नांडिस भी पहुंची थी। 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी और जाहिर सी बात है 100 सवाल किए गए उनसे। और इस सवाल जवाब के दौरान जैकलिन फर्नांडिस काफी असहज भी नजर आई थी। देखिए हमारी ये फिलहाल ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इससे पहले अभिनेत्री नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक 4 बार पूछताछ हो चुकी है। उन्हें 3 बार ईडी ने तलब किया था तो वहीं एक बार ईओडब्ल्यू ने भी पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सुकेश से महंगे तोहफे मिलने की बात कबूल की थी, लेकिन ये भी बताया था कि वो उसके किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानती थी। अब ईओडब्ल्यू नोरा फतेही से पूछताछ में यही कनेक्शन खंगालने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स में, तो दोनों को कन्फ्रंट कराने के लिए और क्या सच है उसको उगलवाने के लिए कल नोरा को बुलाया गया। दोनों के बयानों में मतभेद हैं, क्या सच है उसे उगलवाने के लिए, क्योंकि सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी भी ईओडब्ल्यू दफ्तर में मौजूद रहेंगी। ऐसे में नोरा फतेही और पिंकी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले नोरा फतेही ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी गवाह बनने की बात मानी थी। हालांकि 6 घंटे की पूछताछ में नोरा फतेही ने कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए थे। केस को तफसील से समझते हैं, रुक कर लेते अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का, यहीं पर ईओडब्ल्यू के बाहर मौजूद है हमारे साथ ही। दीपक का रुख करेंगे। दीपक जरा ये बताइए, जब आज नोरा फतेही पहुंचेंगी, जब उनसे कई तरह के सवालात किए जाएंगे, फोकस सबसे ज्यादा किस पर होगा? जाहिर सी बात है सुकेश चंद्रशेखर से रिश्तों का और जो गिफ्ट कनेक्शंस है उन्हें भी टटोलने की पूरी कवायद होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर रश्मि, देखिए 200 करोड़ की जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ जिन जिन लोगों ने जुड़ाव किया था, जो लोग उस रकम से जो आपराधिक तरीके से कमाई गई थी, उस रकम से जितनों को भी गिफ्ट दिया गया था, उन सब तक यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुँच रही है, चाहे वो ईडी की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा। नोरा फतेही से 2 सितंबर को जब पूछताछ की गई थी तो उस दौरान नोरा फतेही ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया था और कई सवालों पर वो मुकर गई थी, जिनका जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज उन्हें एक बार फिर उन्हें समन भेजकर बुलाया है। और नोरा फतेही जब पहुंचेंगी तो उसके कुछ देर पहले या बाद में पिंकी ईरानी भी यहां पहुंचेंगी, क्योंकि पिंकी ईरानी ने भी यहां पर मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। और सुकेश चंद्रशेखर के से जितनी भी पूछताछ की गई थी, जितने भी बयान थे, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि नोरा फतेही को उन्होंने एक कार गिफ्ट करी थी और उस गिफ्ट के साथ ही कई ऐसे दूसरे जो बैग्स होते हैं, ब्रांडेड बैग थे, वो भी उन्हें गिफ्ट किए गए थे। इस पूरे मसले को लेकर इनसे पूछताछ की जानी है। जी बिल्कुल दीपक, काफ़ी अहम जानकारियां हैं ये। फिलहाल अभी हम नज़र लगातार बनाए रखेंगे। जैसे यहाँ पर नोरा फतेही पहुंचती है, सबसे पहले हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी पहुंचाएंगे, पूरी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच हम आपको बता दें, देखिए 200 करोड़ का ये पूरा मामला है, ठगी का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। जाहिर सी बात है जब यहाँ पर कल
जैकलीन पहुंची यहाँ पर पूरे 100 सवाल किए गए और इस दरमियान हमने आपको बताया कि कई बार वो अनकंफर्टेबल नजर आई, असहज नजर आई और देखते हैं कि आज क्या होता है। लेकिन कल की पूछताछ के दरमियान क्या कुछ हुआ है, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है और कैसे बीते हैं ये लगभग 8 घंटे, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। $50 लाख के घोड़े का खुलेगा राज। महाठगी की जांच, जैकलीन पर आंच। महंगे गिफ्ट लेकर फंस गई जैकलीन। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई। करीब 8 घंटे चली ईओडब्ल्यू की पूछताछ में जैकलीन से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी पिंकी ईरानी के भी अलग अलग बयान दर्ज किए। जैकलीन से महंगे गिफ्ट, सुकेश के साथ उसके संबंध समेत कई सवाल पूछे गए। इसके बाद जैकलीन और पिंकी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान जैकलीन और पिंकी के कई जवाबों में विरोधाभास दिखा, क्योंकि जैकलीन कई सवालों पर असहज हो गई। निश्चित रूप से कुछ विरोधाभास हैं दोनों की स्टेटमेंट्स में और इसीलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे ऐसा है, नॉर्मली आमतौर पे जैसे अक्यूज में होता है कि ए अक्यूज बी पे डाल देता है, बी ए पे डाल देता है कि नहीं ये तो इसने की गलती, इसने की है, उसने की है, उस तरह की कुछ बातें हैं, उसको हम आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर दें। पूछताछ के दौरान जैकलीन और पिंकी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। असल में पिंकी ईरानी के जरिए ही जैकलीन आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। जैकलीन ने आरोप लगाया कि पिंकी सुकेश के अपराधों के बारे में जानती थी, लेकिन उसने इस बात को छिपाया था। ईओडब्ल्यू के स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में जल्दी रखी जाएगी। कि हमारी पहले मेन चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उसकी और कोर्ट को हम बता देंगे और आगे कोर्ट का हमें ये भी बहुत ही निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ है और हमें उम्मीद है अगर फास्ट ट्रैक पे जाता है तो जल्दी हमें कन्विक्शन मिलना चाहिए। जैकलीन से दोबारा हो सकती है पूछताछ। सुकेश के तोहफों की जानकारी देनी होगी। अब भी अनसुलझे रह गए कई सवाल। माना जा रहा है कि अब भी कई सवालों के जवाब जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे, जैसे सुकेश के संपर्क में जैकलीन कैसे आई और पिंकी ने सुकेश के कहने पर जो गिफ्ट जैकलीन को दिए उसके पैसे किसने दिए। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान जैकलीन और पिंकी के बयानों में भी जांच एजेंसी को विरोधाभास दिखा। ऐसे में जैकलीन को भी आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है और इस दौरान जैकलीन को जांच एजेंसी के सामने सुकेश से मिले तमाम गिफ्ट की जानकारी भी देनी होगी। तो एक बार फिर से जैकलीन से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ईडी का यह आरोप है कि जैकलीन को सुकेश के ठग या यूं कहें कि उसके अपराधी होने की बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने न सिर्फ उसके साथ संबंध रखा बल्कि उससे महंगे गिफ्ट भी लिए गए। और दावा यह किया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को एक हीरे की अंगूठी दी थी जिस पर जे यानी कि जैकलीन और एस यानी कि सुकेश लिखा हुआ था। इसके अलावा सुकेश ने जैकलीन को एक मिनी कूपर कार तोहफे में दी थी। 50 लाख का एक घोड़ा और 9 लाख रुपए की 2 बिल्लियां जो कि पर्शियन बिल्लियां थी वो भी गिफ्ट की गई थी। यही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने 3 डिजाइनर बैग और 2 जिम वियर और 1 जोड़ी शूज भी दिए थे। हीरे की 2 महंगी बालियां और इसके साथ ही माणिक का एक ब्रेसलेट भी उपहार में दिया गया था। और तो और जैकलीन फर्नांडिस के परिवार के लोगों को भी सुकेश चंद्रशेखर ने महंगे गिफ्ट दिए थे।
और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। समरकंद से न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर के बाद हिरासत में लिए गए 6 आरोपी। एक आरोपी को लगी गोली, 2 बहनों को अगवा कर हत्या का आरोप है। बेगूसराय कोली कांड पर तेज हुआ सियासी घमासान। सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश। बीजेपी का मामले को जातीय रंग देने का आरोप। ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा। हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा उससे राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे कि अगर गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। उधर गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल वैन की एक कार से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें कार एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल वैन अपने दाईं ओर मुड़ती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर स्कूल वैन पलट गई, जबकि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुकी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों को बचाने के लिए स्कूल वैन की तरफ भागने लगे, जिनकी मदद से वहां फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश महिला की चेन लूटते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर पर बैठी महिला अपने घर का गेट खुलने का इंतजार करती दिखी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश उसकी चेन पर झपट्टा मारकर भागने लगे, जिसके बाद वो महिला अपने स्कूटर को छोड़कर उनका पीछा करने लगी और उसने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से सऊदी अरब भारत के करीब आया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबारी रिश्ते भी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे। खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल का कारोबार, यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा है। इसके बाद भी भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है। यही नहीं, भारत की जरूरत की 30% एलपीजी भी वहीं से आती है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। और इसी वजह से वहां के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित पाकिस्तान को आंखें खोलकर रखने की नसीहत दे रहे हैं। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन जब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई, तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। इसके बाद भी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब ने वहां कई बार निवेश किया, लेकिन बिगड़े रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को इसके लिए भी लगातार गुहार लगानी पड़ी थी। यानी सऊदी अरब ने न चाहते हुए भी उसकी मदद की। अब अगर भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत हुए तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झटका लग सकता है। सऊदी अरब और उसके बीच की खाई बढ़ सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी पीछे से आ रहा एक ई रिक्शा भी नजर आया, जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए। अचानक तेजी से आगे बढ़ रहा ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया और उसमें बैठे बच्चे उसके नीचे दब गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने ई रिक्शा को सीधा किया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके इलाके की सड़क की मरम्मत नहीं की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को मारने का पर्दाफाश हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने प्लान बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंग ने प्लान बी भी तैयार किया था। प्लान ए के साथ साथ बी भी प्लान तैयार किया गया था। पनवेल में 3 शूटर्स ने डेरा डाला हुआ था। किराए का कमरा लेकर रुकने आए थे ये 3 शूटर्स, जिन्हें पूरी जिम्मेदारी दी थी कि सलमान खान को किस तरीके से मारना है। सलमान खान को धमकी भरा पत्र भी दिया गया था, जिसको लेकर जांच पड़ताल जब आगे बढ़ी तो ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड, जो कि कनाडा में मौजूद है, वो एक बड़ी प्लानिंग रच रहे हैं। और ऐसे में अब ये बड़ा अपडेट कि 2 प्लान तैयार किए गए। आज पेट्रोल की कीमत 67 सेंट प्रति लीटर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 54 रुपए और डीजल की कीमत 46 सेंट यानी 37 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई, जिस पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी तो रैली निकालते हुए सरकारी दफ्तरों को घेरने पहुंच गए, जिनसे सड़कें जैम हो गईं। वहीं एक जगह पर तो लोगों ने एक दफ्तर का लोहे का गेट ही उखाड़ लिया।
बताया गया कि वहां तेल के बढ़े दामों का असर सबसे ज्यादा छात्रों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा, इसलिए इसके खिलाफ जनता पूरे जोर शोर से विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आई। इस बीच खबर है कि अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। दावा किया गया कि जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना था वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा, जिसके पीछे की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी को बताया गया। असल में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की सतह तक जाना था, जिसने तय वक्त पर आग उगलते हुए उड़ान भरी और हवा में कुछ मीटर उड़ने तक उसमें कोई दिक्कत नजर भी नहीं आई। लेकिन चंद सेकंड के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो जोरदार रफ्तार से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद उसमें लगे छोटे पैराशूट खुल गए। बताया गया कि ये मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाली है। लेकिन उसका पहला ही मिशन बुरी तरह फेल हो गया, जिसमें रॉकेट इतनी ऊंचाई से गिरा कि पहले छोटे पैराशूट और फिर बड़ा पैराशूट खुलने के बावजूद उसे संभाला नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से आकर सीधा जमीन पर गिरा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। मारपीट से पहले कुछ लोग वहां बन रहे एक मकान की दीवार तोड़ते नजर आए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग दीवार तोड़ रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। तभी पास में खड़े एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो बना रहे लोगों से मारपीट शुरू की, वहां मौजूद उसके दूसरे साथी भी उन पर टूट पड़े। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर घूंसे मारता नजर आया, जबकि एक आदमी डंडा लेकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्ना अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी की जबरदस्त बौछार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी। वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जैसे ही पुलिस ने यह एक्शन लिया, वहां भगदड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल सड़क पर छूट गए। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने फिर पूरे जोश से सीएम दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की सख्ती के बावजूद एक आदमी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वहां से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम को जारी रखा। देखते ही देखते हावड़ा की सड़कों पर हो रहा बवाल पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प में बदल गया और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा। उसकी लाठियों, लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि यह बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला। कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्ना अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया,
जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। जब काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो भी वहीं डटे रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ाने शुरू किए तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बानिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा। हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। समरकंद से न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। उज्बेकिस्तान में पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक मंच पर। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर के बाद हिरासत में लिए गए 6 आरोपी। एक आरोपी को लगी गोली, 2 बहनों को अगवा कर हत्या का आरोप है। चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के नौगांव में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही को किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से आज होगी पूछताछ। बेगूसराय गोलीकांड पर तेज हुआ सियासी घमासान। सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश। बीजेपी का मामले को जातीय रंग देने का आरोप। जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। बीसीसीआई में सौरव गांगुली और जय शाह के अगले टर्म के लिए पद पर बने रहने का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में प्रस्तावित बदलाव को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत योग्य है। 2 दिनों की लड़ाई के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीज फायर का ऐलान। अर्मेनिया ने लगाया अजरबैजान पर 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र कब्जाने का आरोप। जंग की वजह से अर्मेनिया के 105 लोगों के मारे जाने की खबर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात चीन की साजिश के उस 20 मिनट की जिसने ताइवान और कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। अभी तक जिस चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट पर युद्ध अभ्यास कर रहे थे, अब उसी चीन की सेना ने यांगत्से नदी में महज कुछ मिनटों के भीतर सैकड़ों फीट लंबे पुल का निर्माण कर दिया है। चीन की इस तैयारी को ताइवान और उसके मददगार देश अमेरिका के खिलाफ एक बड़े युद्ध अभ्यास के तौर पर देखा जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच किस तरीके से तैयारियां आगे बढ़ रही है, उसकी तस्दीक करती हुई ये बड़ी खबर। चीन की सबसे बड़ी नदी में चौंकाने वाला युद्धाभ्यास। यांगत्से नदी में पीएलए की हैरत अंगेज ड्रिल। महज 20 मिनट में 1000 मीटर लंबे पुल का निर्माण। अभी तक दुनिया ताइवान स्ट्रेट में चीन के लड़ाकू विमानों की गूंज सुन रही थी। अभी तक दुनिया साउथ चाइना सी में चीन के युद्धपोतों की ड्रिल देख रही थी। अभी तक दुनिया ताइवान के खिलाफ चीन की ड्रोन वाली साजिशों को देख रही है और उसकी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि ताइवान से लगातार बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अब अपनी वॉर एक्सरसाइज को उस मोर्चे तक पहुंचा दिया है जहां से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि चीन की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें चीन की सबसे बड़ी यांगत्से नदी की तस्वीरें हैं। इस नदी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी का दर्जा हासिल है। चीन के अर्थतंत्र की रीढ़ मानी जाने वाली इस नदी पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एक हैरत अंगेज ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। चीन के सैनिक एक ऐसे पुल का निर्माण कर रहे हैं जिसे महज कुछ मिनटों के भीतर बनाया जा सके। दावा किया जा रहा है कि चीन ने महज 20 मिनट के भीतर 1000 मीटर लंबे पुल का निर्माण कर दिया है, यानी 1200 सेकेंड में 3280 फीट लंबे फ्लोटिंग ब्रिज को चीन ने बना दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन को इस एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि साउथ चाइना सी के बजाय चीन ने इस बार ड्रिल के लिए यांगत्से नदी को चुना? इसे समझने के लिए चीन के मकसद को समझना होगा। ऐसा करके चीन अपने सैनिकों की काबिलियत परखना चाहता है। पीएलए ये जानना चाहती है कि युद्ध के हालात में उसके सैनिक जरूरत पड़ने पर कितनी जल्दी पुल का निर्माण कर सकते हैं। चीन ये समझना चाहता है कि अगर ताइवान से युद्ध हुआ तो कितनी जल्दी उसका सैन्य साजो सामान पहुंच सकता है।
दरअसल ताइवान बीच समंदर पर बसा एक द्वीप है। उस तक पहुंचने के लिए या तो वायु मार्ग को चुना जा सकता है या फिर समंदर के रास्ते उस तक पहुंचा जा सकता है। ताइवान से भिड़ने के लिए चीन की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि वो जमीन के सहारे ताइवान तक नहीं पहुंच सकता। यही वजह है कि चीन प्री वॉर एक्सरसाइज में समंदर से लेकर नदी तक सारी तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है। शंघाई सहयोग सम्मेलन की हर खबर देखते रहिए सिर्फ मेरे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उज्बेकिस्तान के समरकंद से आ रही है। ये बड़ी खबर, समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो समरकंद में इस समिट की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में ये 5 तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद के लिए आज रवाना होंगे और अब इस समिट में अलग अलग देशों के साथ 1-to-1 चर्चा होने की पूरी संभावना है, जिसमें से 2 प्रमुख देश माने जा रहे हैं, रूस और चीन। हालांकि 2019 के बाद ये 1-to-1 और फिजिकली पहला समिट होने जा रहा है। इससे पहले वर्चुअली और हाइब्रिड तरीके से एससीओ समिट हुआ। समरकंद में मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक को लेकर आज भी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता को लेकर खबर नहीं आई है, लेकिन अभी दोनों ओर मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ औपचारिक बैठक होने की संभावना बेहद कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उनकी इस यात्रा पर यूक्रेन और ताइवान जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है और इसमें रूस भी मौजूद है और चीन भी। और दोनों ही देशों ने इस वक्त अपने अपने इलाके में युद्ध वाला माहौल बनाया हुआ है। जब यूक्रेन का युद्ध 200 दिन पार कर चुका है, जब ताइवान पर युद्ध का खतरा रोज मंडरा रहा है, दुनिया एक तरफ व्लादिमीर पुतिन को देख रही है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग पर नजरें गड़ी हुई हैं। इनको रोकेगा कौन? क्या भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग में कभी पुतिन आगे तो कभी ज़ेलेंस्की का कमबैक देखा जाए तो इस युद्ध से सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया हिल चुकी है। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग के फाइटर रोज ताइवान की दहलीज तक पहुंचकर एक और महायुद्ध की धमकी दे रहे हैं। चीन के वॉरशिप ताइवान के करीब जाकर रोज आग उगल रहे हैं। और इस बीच शी जिनपिंग पिछले करीब 1000 दिनों में पहली बार चीन के बाहर निकले। उज्बेकिस्तान पहुंचने से पहले शी जिनपिंग कजाकिस्तान पहुंचे। विमान से उतरते हुए शी जिनपिंग के सामने एक नई जमीन और स्वागत करने पहुंचे कजाकिस्तान के नेता। शी जिनपिंग पूरी दुनिया से इसी तरह का वेलकम चाहते हैं। रेड कारपेट पर चलते हुए वो ताइवान को युद्ध वाले खून से लाल करने का मंसूबा सच करना चाहते हैं। उनकी कोशिश ताइवान के खिलाफ चीन के तमाम गुनाह छुपाने की है। इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग के हौसले इस वक्त यूक्रेन में चल रहे युद्ध से काफी बुलंद है और वो भी चाहते हैं कि जो हाल पुतिन ने यूक्रेन का किया है, ठीक उसी राह पर चलते हुए वो ताइवान का हश्र करें।
और दुनिया उनके इस दादागिरी को खामोशी से देखती रहे। यही ख्वाहिश चीन की सेना को LAC पर लेकर आई थी। सवाल है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, और अगर हुई तो क्या बात होगी? पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ एक मुलाकात पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन पूरे हो चुके हैं। साथ ही चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन दुनिया भर के विकसित देश जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, वो साबित करने में लगे हैं कि वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं अगर चीन और रूस ऐसी लड़ाई पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत भी इस SCO की बैठक में एक हिस्सेदार है, इसलिए एक तरफा फैसले तो यहाँ कोई भी देश नहीं ले पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि चीन और रूस चाहते हैं कि भारत के साथ एक बातचीत जैसे समझौते और भारत को न्यूट्रल रख के रखना ही उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक समरकंद में हो रही है। उज़्बेकिस्तान का ये वो शहर है जो ऐतिहासिक सिल्क रूट के लिए मशहूर है। समरकंद में इस बैठक के कई मायने हैं। यहाँ से पुतिन पूरे मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक रूस की नई आक्रामक नीयतियों की नुमाइश भी कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को कायम भी कर रही है। यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ पुतिन की आक्रामक डिप्लोमेसी ने अमेरिका के दबदबे की बुनियाद हिला दी है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ पुतिन यूक्रेन को लेकर पूरे पश्चिम के टारगेट पर है और दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बहुत से देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों अभी युद्ध वाले प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध से सबसे बड़ी तबाही लाने वाले व्लादिमीर पुतिन को शी जिनपिंग का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि चीन भी ताइवान के खिलाफ उसी तरह युद्ध करने के फिराक में। 是中俄关系行稳致远的重要政治保障。长期以来，中俄两国元首一直通过各种方式保持着密切交往，进行战略沟通，引领两国关系始终保持正确的发展方向。 पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप ने उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया और इस वक्त वही यूक्रेन के युद्ध में निर्णायक भूमिका में है। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ टिकी है कि वो किस किस से समरकंद में मुलाकात करेंगे, क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अगर अमेरिका के करीब है तो रूस से भी उसकी नजदीकी है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बिना पुतिन का साथ देने का फैसला किया। हाल में पुतिन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस और भारत के इससे बेहतर रिश्ते कभी नहीं रहे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसे फैसले जिससे भारत के दुश्मन जरूर परेशान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2019 में हुई थी। गलवान में मई 2020 की घटनाओं ने तलखी इतनी बढ़ाई कि दोनों नेताओं का अब तक आमना सामना नहीं हो पाया है। पिछले दिनों PP-15 से सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद तलखियां थोड़ी कम होनी शुरू हुई हैं और समरकंद में अब दोनों प्रीमियर आमने सामने भी होंगे। जाहिर है अब तलखियों के कम होने की शुरुआत दोनों तरफ से शुरू हो गई है और G20 तक हो सकता है द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता साफ हो सके। लेकिन फिलहाल इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत इस बार होगी या नहीं। फिलहाल दुनिया के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है यूक्रेन का युद्ध और दूसरा है अशांत हो चुका इंडो पैसिफिक क्षेत्र। एक तरफ रूस की फौज यूक्रेन पर दिन रात बमबारी कर रही है, यूक्रेन के उत्तरी शहर खार्किव को लेकर युद्ध और तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की जिद लगातार अमेरिका और चीन के टकराव का खतरा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर एक बड़ा रोल निभा सकता है। भारत के रूस के साथ भी मजबूत संबंध है और अमेरिका से भी भारत करीब है। ऐसे में भारत की भूमिका पर सबकी नजर होगी। भारत SCO की बैठक में जो बोलेगा उसके इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत मायने होंगे।
दुनिया के तमाम ताकतवर देश न्यू ग्रेट गेम में लगे हैं, जो 5 सेंट्रल एशिया के इन देशों में अपनी ताकत दिखाने का और इनसे फायदा बटोरने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन भारत ने सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को यहां भेजकर भारत सेंट्रल एशिया सम्मेलन करवाया था, जिसमें अफगानिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चल रहा है इन 5 सेंट्रल एशियन देशों का, उससे साफ है कि पारस्परिक संबंध को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसला भारत नहीं लेगा, इन तमाम देशों से मिलकर उनके विकास में भी सहयोग करेगा। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वैसे आधिकारिक नहीं तो अनौपचारिक मीटिंग भी हुई तो बहुत सी बातों पर मन बनाया जा सकता है, और भारत की कोशिश भी यही होगी कि यूक्रेन से लेकर ताइवान तक उसकी बात को रूस भी समझे और चीन भी भारत के रुख की इज्जत करे और पीछे हट जाए। अभी SCO में 8 देश हैं, जिसमें रूस और चीन के अलावा भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। इस बार SCO शिखर सम्मेलन में 2 नए देश ईरान और बेलारूस को संगठन में शामिल किए जाने की संभावना है। इन दोनों देशों के संबंध रूस से बहुत अच्छे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन इस तरह अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बेलारूस वो देश है जिसने पुतिन के कहने पर उत्तरी छोर से यूक्रेन पर दबाव बनाए रखा और कई बार ज़ेलेंस्की को हमले की धमकी भी दी। बेलारूस वो देश है जिसके साथ युद्धाभ्यास करने के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और आज भी उनकी फौज यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जबकि ईरान वो देश है जिसके ड्रोन पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को अपना हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर दिया, अब उसी से टक्कर लेने के लिए पुतिन ने ईरान की मदद लेनी शुरू कर दी है। पुतिन अब ईरान के ड्रोन से ही यूक्रेन के हाइमर्स सिस्टम का शिकार कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन के हमले बताते हैं कि पुतिन ने ऐसे हथियार लेकर कोई गलती नहीं की है। दो दिन तक चलने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से दुनिया को बहुत सारे सिग्नल मिलने जा रहे हैं। पहला ये कि क्या यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचेगा, पुतिन किस हद तक जाना पसंद करेंगे। दूसरा ये कि क्या शी जिनपिंग ताइवान को लेकर बैकफुट पर जाएंगे, युद्ध का इरादा छोड़ देंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी की तरफ से इस्लामाबाद को क्या मैसेज जाएगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद अब भी भारत और पाकिस्तान की बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पर एक नया बुलबुला छोड़ा है। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि आतंकी गुट जैश का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार में मौजूद है और वो उसे फौरन पाकिस्तान के हवाले कर दे। जैश मोहम्मद डले मशर दलता नस्ता अफगानिस्तान की और तंजीम पाकिस्तान की ओसेदले सी और खपल हुकूमत तर हिमायत लाندې وڅوک دي پر صورت په افغانستان کې نه دایستا نه د سوختن لمغه سیمه د خبرونو واوریدل او خبرونه مدد د واقعیت نه لري। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पाकिस्तान बाढ़ की विभीषिका भी झेल रहा है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के लिए तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भी है। ऐसे में शहबाज शरीफ समरकंद आकर क्या सफाई देंगे, इसका पूरा अंदाजा भारत को है। इसलिए प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ की मुलाकात की संभावना न के बराबर ही नजर आ रही है। दुनिया के सामने शरीफ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकार पहले भी ऐसा करती आई है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत होती है, अनौपचारिक ही सही तो उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा जाएगा कि भारत को आतंकवाद पर पाकिस्तान की नौटंकी बर्दाश्त ना होगी।